दुनिया की सबसे ताकतवर टेबल, जहां से दशकों तक सिर्फ 5 देश पूरी धरती का भविष्य तय करते रहे, अचानक एक आवाज से हिल जाए। और वह आवाज किसी महाशक्ति की नहीं बल्कि न्यू इंडिया की हो। वही इंडिया जिसे वर्षों तक सिर्फ उभरती ताकत कहा जाता रहा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2025 का यह समय एक नया मोड़ लेकर आया है। ऐसा मोड़ जिसने संयुक्त राष्ट्र की पुरानी दीवारों को चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि भारत ने इतिहास में पहली बार वह दहाड़ लगाई है जिसने P5 की नींद उड़ा दी है और दुनिया को यह एहसास कराया है कि अब शक्ति संतुलन किसी एक कोने में नहीं बल्कि भारत की तरफ तेजी से झुक रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की इस ऐतिहासिक लड़ाई की सच्चाई और दुनिया की भू राजनीति की असली तस्वीर आपको हमेशा सबसे तेज मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अब कहानी शुरू करते हैं, वह भी ऐसे जैसे मानो कैमरा धीरे धीरे न्यूयॉर्क के UN हेडक्वार्टर की ओर झूम कर रहा हो और अंदर बंद कमरों में तमतमाया माहौल महसूस हो रहा हो। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसकी पुरानी संरचना और बंद कमरों में बनने वाले फैसले अब सवालों के घेरे में हैं। ये वही मंच है जहां से अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 5 स्थायी सदस्य पिछले लगभग 80 वर्षों से दुनिया की दिशा तय करते आए हैं। लेकिन 2025 ने इस व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी, क्योंकि भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब यह पुराना ढांचा नहीं चलेगा, अब बराबरी का समय आ चुका है। भारत की यह दहाड़ सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान नहीं बल्कि एक ऐसा चैलेंज है जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं सुना। और इसी दहाड़ ने वह धमाका किया जिसने बीजिंग से वॉशिंगटन तक हलचल पैदा कर दी। भारत ने UNSC में प्रश्न नहीं उठाए, भारत ने प्रणाली पर हमला बोला है। और यह वही हमला है जिसने P5 के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दुनिया को चलाने का उनका पुराना तरीका बिखर रहा है। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साथी फ्रांस ने मैदान में एक ऐतिहासिक बयान के साथ एंट्री मारी। यह पहली बार था जब किसी P5 सदस्य ने इतनी खुलकर कहा कि भारत को सिर्फ सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान ही नहीं बल्कि वीटो अधिकार भी मिलना चाहिए। ये बयान सिर्फ समर्थन नहीं, ये भारत के लिए शक्ति समीकरण का सबसे बड़ा विस्फोट था, क्योंकि फ्रांस जानता है कि दुनिया बदल रही है और इस बदली हुई दुनिया में भारत को पीछे नहीं रखा जा सकता। लेकिन सवाल यहीं से पैदा होता है, क्या दूसरी महाशक्तियां भारत को इतनी ताकत देने के लिए तैयार हैं? क्या वह दिन सच में आएगा जब सुरक्षा परिषद की गोल मेज पर भारत का तिरंगा स्थायी रूप से लहराएगा और भारत भी अपनी आवाज के दम पर किसी भी प्रस्ताव को रोक सकेगा? भारत की नाराजगी सिर्फ इस बात से नहीं है कि उसे अभी तक स्थायी सीट नहीं दी गई। भारत की नाराजगी उस पारदर्शिता की कमी से है जो सुरक्षा परिषद के भीतर मौजूद है। भारत ने UN में यह मुद्दा बहुत जोरदार तरीके से उठाया कि सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली किसी बंद कमरे की तरह है, जहां फैसले कैसे होते हैं, कौन रोकता है, कौन आगे बढ़ाता है, कुछ भी साफ नहीं होता। और यह शिकायत एक ऐसे देश की है जो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्था है और शांति सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान करता है। भारत ने सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में कई गंभीर खामियों को उजागर किया। सबसे बड़ी खामी है पेन होल्डरशिप। ये सुविधा सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों को दी जाती है जो अक्सर P5 के ही सदस्य होते हैं, यानी वे ही प्रस्ताव तैयार करते हैं, वे ही तय करते हैं कि किस दिशा में चर्चा होगी और ये सब अपने हितों को ध्यान में रखकर होता है। भारत का साफ आरोप है कि यह स्थिति हितों के टकराव को जन्म देती है और यह विश्व शांति के लिए घातक है। इसके बाद भारत ने सुरक्षा परिषद की बंद दरवाजा नीति की भी कड़ी आलोचना की। भारत ने कहा कि यह अस्पष्ट निर्णय प्रक्रिया, यह गुप्त रिजेक्शन और यह बिना जवाबदेही की व्यवस्था अब खत्म होनी चाहिए। दुनिया बदल चुकी है, इसकी जरूरतें बदल चुकी हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद अभी भी वही पुराना रूप ढो रही है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, जब दुनिया की जनसंख्या, महत्वाकांक्षाएं और शक्ति संतुलन बिल्कुल अलग था। यही वह तर्क है जिसकी गूंज अब अंतरराष्ट्रीय गलियारों में सुनाई दे रही है। भारत ने कहा कि विश्व शांति के लिए जिम्मेदार यह संस्था तभी विश्वसनीय मानी जाएगी जब वह दुनिया की वास्तविक तस्वीर को दर्शाए। और वास्तविक तस्वीर कहती है कि भारत को इस टेबल पर होना चाहिए, स्थायी रूप से और पूरी शक्ति के साथ। भारत ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी उठाया कि सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट सिर्फ एक औपचारिक दस्तावेज बनकर रह गई है। उसमें यह नहीं बताया जाता कि कौन सा प्रस्ताव क्यों लाया गया, किसने किस आधार पर उसे रोक दिया, किस कारण से किसी मिशन का विस्तार किया गया और किस कारण से कोई कदम उठाया ही नहीं गया। भारत ने कहा कि यह रिपोर्ट विश्लेषणात्मक होनी चाहिए, जिम्मेदार होनी चाहिए और जनता के सामने जवाबदेही रखनी चाहिए। पीस कीपिंग ऑपरेशंस पर भी भारत का रुख बेहद स्पष्ट है। चूंकि भारत दशकों से अपने सैनिक भेजता रहा है, उसने मांग की कि ऐसे मिशनों के लिए निर्णय लेने से पहले उन देशों से राय लेनी चाहिए जो अपने सैनिकों को भेजते हैं। कई मिशन ऐसे हैं जो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्हें चलाया जाता है।
भारत ने मांग की कि ऐसे मिशनों पर सनसेट क्लॉज लगाया जाए ताकि संसाधनों की बर्बादी बंद हो और वास्तविक लक्ष्य पूरे हों। और ठीक इसी माहौल में फ्रांस ने अपना ऐतिहासिक बयान दिया, ऐसा बयान जिसने भारत के समर्थन की आवाज को एक चट्टान की तरह मजबूती दी। फ्रांस ने न सिर्फ भारत का समर्थन किया बल्कि स्पष्ट कहा कि भारत की बढ़ती जिम्मेदारियों और कार्यक्षमता को देखते हुए उसे वही अधिकार मिलने चाहिए जो बाकी स्थायी सदस्यों के पास हैं। ये समर्थन सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल संदेश था, एक संकेत कि विश्व व्यवस्था की नई धुरी अब भारत की ओर झुक रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल वही है, कौन है वह ताकत जो भारत की एंट्री का सबसे बड़ा विरोधी है? उसका जवाब सरल है, चीन। क्योंकि चीन जानता है कि आज वह एशिया का एकमात्र स्थायी सदस्य है और यह स्थिति उसे अपार शक्ति देती है। भारत के स्थायी सदस्य बनने से चीन की पकड़ ढीली होगी, उसका वर्चस्व टूटेगा और एशिया में शक्ति संतुलन भारत की दिशा में झुक जाएगा। यही कारण है कि चीन हर मंच पर भारत की एंट्री रोकने की कोशिश करता है, कभी प्रक्रियात्मक बहानों से, कभी सहमति बनाने के नाम पर और कभी कोई नया शर्त जोड़कर। लेकिन भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत ने अपनी रणनीति साफ कर दी है और वह इसे मिशन मोड में आगे बढ़ा रहा है। भारत की यह लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि उस सम्मान की है जिसकी वह दशकों से हकदार है। दुनिया देख रही है कि किस तरह एक राष्ट्र जिसने अपना विकास, लोकतंत्र और स्थिरता अपने दम पर हासिल की है, अब वैश्विक मंच पर अपनी जगह लेने के लिए तैयार है। 2025 का यह समय भारत की विदेश नीति में सबसे आक्रामक और आत्मविश्वासी दौर है। इसका असर सुरक्षा परिषद के भीतर भी महसूस किया जा रहा है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब सिर्फ चर्चा का हिस्सा नहीं बल्कि निर्णय का केंद्र बनना चाहता है। यह वही आत्मविश्वास है जो भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दे रहा है। भारत की विदेश नीति की असली ताकत उसका संतुलित दृष्टिकोण है। दुनिया दो बड़े खेमों में बंटी हुई दिखाई देती है, एक तरफ पश्चिमी देश, दूसरी तरफ रूस और चीन का गुट। लेकिन भारत इन दोनों के बीच एक सेतु की तरह उभर कर आया है। यही कारण है कि भारत की बात हर मंच पर वजन रखती है और यही कारण है कि सुरक्षा परिषद में भारत की अनुपस्थिति को अब खुद स्थायी सदस्य भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत के बिना सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता अधूरी है। फ्रांस के ऐतिहासिक समर्थन के बाद अन्य शक्तियों पर भी दबाव बढ़ा है कि वे अपना रुख स्पष्ट करें। भारत आज सिर्फ आर्थिक और सैन्य शक्ति की वजह से नहीं बल्कि अपनी नैतिक और लोकतांत्रिक साख की वजह से भी एक बड़े दावेदार के रूप में खड़ा है। दुनिया जानती है कि भारत ने पिछले दशकों में वैश्विक शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वह शांति सैनिकों की तैनाती हो, मानवीय सहायता हो या अंतर्राष्ट्रीय संकटों में मध्यस्थता। लेकिन विडंबना ये है कि इन सभी योगदानों के बावजूद भारत को वह सम्मान नहीं दिया गया जो उसे मिलना चाहिए था। भारत का तर्क है कि सुरक्षा परिषद की संरचना दुनिया की आधुनिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। दुनिया बदल चुकी है, शक्ति का केंद्र अब पश्चिम से पूर्व की ओर शिफ्ट हो रहा है। भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, जापान, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया जैसे देश आज वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। फिर भी सुरक्षा परिषद में उनकी आवाज सिर्फ अस्थायी सदस्यता तक सीमित है। यह व्यवस्था पुरानी हो चुकी है और उसकी प्रासंगिकता तेजी से खत्म हो रही है। भारत जानता है कि उसे अपनी जगह खुद बनानी होगी, इसीलिए वह हर मंच पर G4 गठबंधन, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन, ब्रिक्स, G20, ग्लोबल साउथ, हर जगह अपनी बात मजबूती से रख रहा है। भारत ने एक रणनीतिक पहल करते हुए यह मांग की कि अब बातचीत सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं बल्कि दस्तावेजों पर आधारित होनी चाहिए। टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल है क्योंकि इससे हर देश की स्पष्ट स्थिति सामने आती है और कोई भी अपनी अस्पष्ट भाषा के पीछे नहीं छिप सकता। भारत की इस रणनीति का सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ा है। चीन हमेशा भारत की प्रगति से असहज रहा है और उसका सबसे बड़ा डर यही है कि अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो एशिया में उसका एकाधिकार खत्म हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में भारतीय उपस्थिति का अर्थ होगा कि चीन को हर फैसले में एक मजबूत प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि चीन ने हर संभव तरीके से भारत की कोशिशों को रोकने की कोशिश की है। लेकिन अब चीन की रणनीति पहले जितनी प्रभावी नहीं रही क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के उन देशों के लिए भी लड़ रहा है जिन्हें दशकों से नजरअंदाज किया गया है। भारत की यह लड़ाई ग्लोबल साउथ की लड़ाई भी है, उन देशों की जिनकी आवाज सुरक्षा परिषद में कभी नहीं सुनी गई। यही कारण है कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया के छोटे राष्ट्र सब भारत के साथ खड़े हैं। भारत का यह उभार पश्चिम के लिए भी स्वीकार करना आसान हो गया है क्योंकि भारत किसी गुट की राजनीति नहीं करता। भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत हमेशा रहा है विश्व कल्याण और यही सोच आज उसे दुनिया के सामने एक भरोसेमंद शक्ति के रूप में पेश कर रही है। भारत के इस उभार की गूंज
सुरक्षा परिषद के भीतर भी मजबूती से सुनाई दी है। भारत ने यह सवाल उठाया कि आखिर क्यों एक संस्था जो विश्व सुरक्षा का आधार है, वह खुद इतनी अपारदर्शी है। क्यों उसके भीतर होने वाली प्रक्रियाएं जनता की नजरों से छिपी रहती हैं? भारत ने कहा कि सुरक्षा परिषद में पारदर्शिता लाना सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि आवश्यकता है। ये वह मांग है जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, कार्यप्रणाली में असंतुलन। भारत ने कहा कि निर्णय लेने की शक्ति कुछ चुनिंदा देशों के हाथों में केंद्रित है, जबकि दुनिया की आधी आबादी इन फैसलों से प्रभावित होती है। यह असंतुलन अब अस्वीकार्य है। इसलिए भारत चाहता है कि स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में नए सदस्य शामिल हों, ताकि प्रतिनिधित्व संतुलित हो सके। यही वह कदम है जो सुरक्षा परिषद को आधुनिक और प्रभावी बनाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच रूस का भी रुख दिलचस्प है। रूस ने हमेशा भारत को एक रणनीतिक साथी के रूप में देखा है, चाहे रक्षा सहयोग हो या ऊर्जा साझेदारी। रूस और भारत का रिश्ता दशकों से मजबूत रहा है। रूस अच्छी तरह जानता है कि भारत का स्थायी सदस्य बनना उसके हित में भी है, क्योंकि इससे चीन और पश्चिम के बीच शक्ति संतुलन बनेगा। यही कारण है कि रूस भी भारत के समर्थन में खड़ा है और उसने कई मौकों पर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह भारत के वीटो अधिकार के पक्ष में है। लेकिन असली टकराव वहां शुरू होता है जहां हितों की राजनीति हावी होती है। अमेरिका और ब्रिटेन भले ही भारत का समर्थन करते हों, लेकिन वीटो अधिकार देने की बात आते ही उनकी हिचकिचाहट सामने आ जाती है। वे जानते हैं कि भारत का वीटो अधिकार वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल देगा, और शायद यही उनकी चिंता है। लेकिन वे यह भी समझते हैं कि भारत को अनदेखा करना अब संभव नहीं है, इसलिए उनका रुख समर्थन और सीमित चिंता के बीच झूलता रहता है। दुनिया के इस शक्ति खेल के बीच भारत की रणनीति बेहद स्पष्ट है। दबाव बनाए रखो, समर्थन जुटाओ और दुनिया को यह दिखाओ कि भारत के बिना सुरक्षा परिषद अधूरी है। यही रणनीति अब असर दिखा रही है। फ्रांस का ऐतिहासिक बयान इसी दबाव का परिणाम है। ये बयान महज एक समर्थन नहीं, बल्कि एक संकेत है कि भविष्य की विश्व व्यवस्था में भारत एक केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। भारत का यह उदय सिर्फ कूटनीतिज्ञों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय के मन में एक गर्व की भावना जगाता है। वह भावना जो कहती है, अब दुनिया को नए भारत की ताकत समझनी होगी। ये वही भारत है जो चुप नहीं बैठता। ये वह भारत है जो अपने अधिकारों के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था को चुनौती दे सकता है। ये नई कहानी है, नई दिशा है, और भारत इस दिशा का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। भारत की इस दहाड़ ने विश्व राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या सुरक्षा परिषद वास्तव में दुनिया की वास्तविकताओं को दर्शा रही है? और अगर नहीं, तो क्या वह भविष्य में अपना अस्तित्व बनाए रख पाएगी? यही वह प्रश्न है जिसने संयुक्त राष्ट्र की अस्थिर नींव को और भी कमजोर कर दिया है। भारत ने जो मुद्दे उठाए हैं वे सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं, ये दुनिया के सामने एक आईना है जिसमें सुरक्षा परिषद का पुराना चेहरा साफ दिखता है। आज दुनिया बहुपक्षीय हो चुकी है। शक्ति अब एक केंद्र में नहीं बंधी, बल्कि अलग अलग देशों में बिखरी है। एशिया उभर रहा है, अफ्रीका अपनी आवाज उठाने लगा है, दक्षिण अमेरिका नए नेतृत्व की तलाश में है। ऐसे में सुरक्षा परिषद अगर पुरानी संरचना से चिपकी रहेगी तो वह धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जाएगी। यही चेतावनी भारत ने दी है कि समय रहते सुधार किए बिना सुरक्षा परिषद दुनिया से कटी हुई संस्था बन जाएगी। भारत की आवाज इसलिए भी मजबूत है क्योंकि भारत सिर्फ अपनी जगह के लिए लड़ नहीं रहा, वह दुनिया के उन देशों की आवाज बन रहा है जिन्हें वर्षों तक अनसुना किया गया। यही कारण है कि ग्लोबल साउथ आज भारत को अपना नेता मानने लगा है। भारत ने स्वयं को उस देश के रूप में स्थापित किया है जो वैश्विक असमानताओं को चुनौती देता है और दुनिया के सामने एक संतुलित व्यवस्था की मांग करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत को स्थायी सीट और वीटो अधिकार मिल जाता है तो क्या होगा? सबसे पहले दुनिया की शक्ति संरचना पूरी तरह बदल जाएगी। भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। वैश्विक फैसलों में उसकी भूमिका निर्णायक होगी। भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि भारत उसे वीटो कर सकता है। यह वही शक्ति है जिसने दशकों से दुनिया को चलाया है और अब भारत इस शक्ति के बेहद करीब खड़ा है। दूसरा बड़ा असर एशिया में दिखेगा। चीन का अबाध प्रभुत्व टूट जाएगा। भारत और चीन के बीच शक्ति संतुलन बनेगा और यह संतुलन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता लाएगा। चीन जानता है कि भारत का उभार उसके विस्तारवादी एजेंडे को रोक देगा, इसलिए वह हर संभव कोशिश करेगा कि भारत की एंट्री को रोका जा सके। लेकिन अब वैश्विक माहौल बदल चुका है। भारत अकेला नहीं है। फ्रांस, रूस, जापान, ब्राजील, अफ्रीकी देश, अरब राष्ट्र सभी भारत के साथ खड़े हैं। तीसरा असर सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा। भारत के आने से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। भारत ये सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावों की प्रक्रिया खुले और न्यायपूर्ण तरीके से चले। भारत की यह मांग कि वार्षिक रिपोर्ट सिर्फ औपचारिक न होकर विश्लेषणात्मक हो, अब एक वास्तविकता बन सकती है और यह सुरक्षा परिषद को दुनिया के लिए अधिक विश्वसनीय बनाएगा। चौथा बड़ा बदलाव वैश्विक शांति अभियानों में दिखेगा। भारत ने हमेशा इन अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
अगर भारत स्थायी सदस्य बनता है तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस के निर्णय अब उन देशों के हितों के अनुसार लिए जाएंगे जो वास्तव में इसमें शामिल हैं। इसका परिणाम ये होगा कि मिशनों की प्रभावशीलता बढ़ेगी और संसाधनों की बर्बादी कम होगी। लेकिन इन सारे बदलावों का एक अंतिम पहलू भी है, सम्मान। भारत को स्थायी सदस्यता मिलना सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं होगी, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों का सम्मान होगा। ये वह पल होगा जब दुनिया स्वीकार करेगी कि भारत अब उभरती शक्ति नहीं बल्कि स्थापित महाशक्ति है। दुनिया उस दिन को देखने को तैयार है जब सुरक्षा परिषद की गोल मेज पर भारत का तिरंगा स्थायी रूप से लहराएगा। वह दिन जब भारत की आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि दुनिया के फैसलों का आधार बनेगी। ये वह दिन होगा जब भारत दशकों पुरानी असमानताओं को खत्म कर देगा और एक नई, संतुलित और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की ओर पहला कदम बढ़ाएगा। लेकिन रास्ता अभी भी चुनौतीपूर्ण है। सुधार की प्रक्रिया धीमी है, मतभेद गहरे हैं और चीन की बाधाएं अभी भी मौजूद हैं। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है, अब पीछे हटना नहीं है। ये लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसका अंत तभी होगा जब भारत अपना हक हासिल कर लेगा। फ्रांस का समर्थन इस लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ है। ये संकेत है कि सुरक्षा परिषद के भीतर भी बदलाव की इच्छा बढ़ रही है। P5 में दरारें दिखने लगी हैं। दुनिया समझ चुकी है कि पुराने ढांचे को बनाए रखना अब संभव नहीं है और इस बदलती दुनिया में भारत वह शक्ति है जो भविष्य की दिशा तय करेगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि भारत को स्थायी सीट मिलेगी या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि वह दिन कब आएगा। और शायद 2025 का यह वर्ष उसी ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत है। अब आप बताइए, क्या भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल कर पाएगा? क्या चीन अपनी जिद छोड़ देगा? और क्या दुनिया नई शक्ति संरचना को स्वीकार करने के लिए तैयार है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ नेताओं द्वारा नहीं बल्कि आपकी आवाज से भी लिखा जाता है।